नमस्कार बच्चों, मैथ के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं कि फॉर क्लास 11-12 और चैप्टर है सेट थ्योरी। ठीक है ना। ये एक ऐसा चैप्टर है जो केवल फर्स्ट ईयर इंटर के बोर्ड एग्जाम से ही संबंधित ना होकर के अन्य जो भर्ती परीक्षाएं, जैसे मान लीजिए डिफेंस की भर्ती हो गई आपकी, एनडीए, सीडीएस और नेवी और एयरफोर्स एक्स ग्रुप, और स्टेट लेवल का जो शिक्षक भर्ती होती है जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, जीआईसी प्रवक्ता, ऐसी भर्तियों के लिए मैं मतलब ऐसी भर्तियों में भी ये चैप्टर है, सिलेबस में है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं और इस चैप्टर का यूज बहुत है। जैसे प्रोबेबिलिटी इसी पे डिपेंडेबल है ना। कुछ कुछ इसका कहीं हद तक मतलब उसमें क्या बोलते हैं, क्रम से संचय में भी थोड़ा बहुत इसका यूज हो जाता है, यानी कि कैलकुलस में बहुत प्रयोग होता है इसका, बहुत यूज होता है कैलकुलस में, क्योंकि कुछ ऐसे टर्म्स इसमें आती हैं जो इसमें उसका यूज बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो इसका मतलब इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ना। और जानकारी के साथ साथ क्या है कि क्वेश्चन भी इससे ठीक ठाक बन ही जाते हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब क्वेश्चन का लेवल कुछ कम रहता, क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं। तो हमें ये देखना होगा। और ऐसे भाई, ऐसे मित्र जो हायर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी की तैयारी अगर कर भी रहे हैं, तो बेसिक तौर पर इसको पढ़ना सभी को होता है, चाहे वो डिफेंस के बच्चे हों, चाहे वो ऐसे भाई हों जो मतलब शिक्षक भर्तियों की तैयारी करते हैं, जो माध्यमिक स्तर की होती है, उनको सबको पढ़ना होता है। और बेसिक से ही जाते हैं, तभी जाकर के आगे का हम कवर कर पाते हैं। जब बेसिक क्लियर नहीं होगा हमारा तो हम क्वेश्चन लगाते रहे, क्योंकि क्वेश्चन आज ट्रेंड बदल रहा है। जब भी क्वेश्चन आते हैं ना तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी काफ़ी बन जाते हैं, थ्योरी हमारी क्लियर नहीं होती। सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे लोग और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग होते हैं कि वो किताब की थ्योरी को नहीं पढ़ते। थ्योरी पढ़ना बेहद ज़रूरी है। थ्योरी से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट निकलते हैं, मतलब पता चलता है कि कैसी कैसी चीज़ें निकल रही, कैसे रिलेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें समझते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। तो इसका थोड़ा सा हम थोड़ा रूप इस तरीके से हम अलग तरीके से देखें कि ये सेट थ्योरी कैसे जनरेट हुआ, कैसे आया, कैसे क्या। तो देखिए, सेट थ्योरी का जो जनक है, मतलब जो जिन्होंने सूत्रपात इसका किया, वो थे जॉर्ज कैंटर, जो जर्मन के गणितज्ञ हैं। और थोड़े थोड़े ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे मतलब चीज़ें जो हम व्यवहार में देखते हैं, मतलब और आसपास के वातावरण में देखते हैं, तो उन्हीं चीज़ों से ये पता चलता है कि आखिरकार ये इस चीज़ की जरूरत कैसे पड़ी, ये सेट मतलब ये समुच्चय सिद्धांत बना कैसे, क्या है ना। तो मैं इसके लिए देखिए, मैं इसी में से निकालूंगा। देखिए क्या, फॉर क्लास 11-12, तो आप क्लास 11-12 को देख रहे होंगे, तो इसका मतलब क्या है, ये दो समूह है ना, जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो जिस पर डिपेंड है, जहाँ से ये चीज़ें मतलब रिलेट होंगी, बनेंगी। तो मैंने कहा 11-12 यानी कि दो समूह हैं, एक 11th क्लास, एक 12th क्लास। किसी विद्यालय में अलग अलग रूम होते हैं, एक 11th क्लास का होता है, एक 12th क्लास का होता है। तो 11th क्लास में बच्चे बैठे होते हैं, 12th क्लास के बच्चे बैठे, दो समूह हो गए, है ना। समूह बोले, झुंड बोले, है ना। कहने का मतलब हम जैसे ढेर बोलते हैं, ढेर, ढेर में क्या, जैसे संतरों का ढेर, है ना। सब्जी खरीदने आते हैं तो सब्जियों में जैसे आलू का ढेर लगा लेते हैं लोग, ऐसे बेचते हैं ना, तो ढेर, है ना। हम अपनी फैमिली में देखते हैं, परिवार का समूह, है ना, परिवार के लोगों का समूह। आसपास के वातावरण में जो सामाजिक स्तर पर संगठन बने होते हैं, वो भी समूह होते हैं, है ना। और बहुत सारे ऐसे देख सकते हैं हम लोग, है ना। ऐसे मतलब इन चीज़ों से हम अनभिज्ञ नहीं है, सभी को जानकारी है कि हाँ ये झुंड में मिलते हैं। लेकिन बस फर्क इतना है कि इनको मतलब इसी चीज को जब मैथमेटिक्स में देखते हैं, मैथमेटिक्स में रिलेट करते हैं, तो वहां पे इसका नाम सेट के रूप में बोल दिया जाता है कि ये सेट है ना। जैसे घरों में प्रयोग करते हैं, जैसे डिनर सेट हो गया, टी सेट हो गया, है ना, सोफा सेट हो गया, घरों में प्रयोग करते हैं। तो मतलब ये जानते हैं हम कि हाँ ये सेट है, ये समूह है। लेकिन ये कह पाना कि ये समुच्चय है, सेट है, समूह तो है, ये तो ठीक है, लेकिन सेट कब बनेगा, इसके लिए थोड़ी हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसकी डेफिनेशन पे जाते हैं, डेफिनेशन से पता चलेगा कि कोई भी समूह सेट कब होगा। तो डेफिनेशन इसका देखिए, लिखते हैं और समझते भी हैं उसको कि क्या होता है। तो डेफिनेशन इसका होता है सुपरिभाषित 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 वस्तुओं, सुपरिभाषित वस्तुओं के
समूह या संग्रह, समूह या, चलिए लिखते हैं उसको, ऑब्लिक नहीं लगाते हैं, समूह या संग्रह, संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो सबसे अहम चीज, सबसे मुख्य बात सुपरिभाषित और वस्तुओं। तो वस्तुओं को समझते हैं। गणित में सारी चीजें वस्तुएं ही होती हैं। कुर्सी, मेज, टेबल, पंखा, मैं, हम, तुम, जो भी हैं, मतलब आप जितने भी लोग हैं, सारी चीजें मैथ में हमेशा वस्तुएं ही कही जाती हैं, वस्तुएं ही बोली जाती हैं। तो यहाँ पे लिखा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो मेन चीज है इसमें सुपरिभाषित वस्तुओं को समझना। तो मैं थोड़ा सा मतलब छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि सुपरिभाषित वस्तुएं क्या होती हैं। तो सुपरिभाषित वस्तुओं का मतलब ये होता है कि ऐसा समूह, ऐसा कलेक्शन, ऐसा संग्रह जिस पर आमतौर पर लोगों की राय एक जैसी हो। लोगों की राय का मतलब, मान लीजिए सबके विचार एक जैसे हैं। कोई भी वस्तु है या कोई समूह है, तो जो भी लोग देखें, जो भी लोग समझें, तो उस पर एक जैसी राय आने का मतलब ये है कि उनके लिए बदले ना, एक जैसा होना चाहिए। जैसे मैंने कहा एक पर्टिकुलर एक वस्तु के लिए लेता हूं मैं, जैसे मैंने कहा व्हाइट शर्ट। तो व्हाइट शर्ट केवल एक पर्सन के लिए तो व्हाइट होगी नहीं, जितने भी लोग देखेंगे सभी के लिए व्हाइट ही शर्ट होगी वो। लेकिन अगर मैं कह दूं गुड शर्ट, अच्छी शर्ट, तो अच्छी शर्ट में क्या आ जाएगा कि सबकी राय बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि हर पर्सन को जो उनकी चॉइस होती है, चॉइस के हिसाब से जो कपड़े पहनते हैं। तो किसी को मान लीजिए ऑरेंज कलर की टी शर्ट पसंद आती है, किसी को मान लीजिए ब्लैक कलर की शर्ट बहुत अच्छी लगती है, किसी को मान लीजिए नेवी ब्लू कलर की शर्ट बहुत अच्छी लगती है। मतलब सबकी अलग अलग पसंद है। तो इसका मतलब क्या है कि शर्ट पर राय सबकी बदल गई। अच्छी शर्ट, इसका मतलब क्या है कि ये कोई फिक्स नहीं है कि कौन सी शर्ट अच्छी होगी। हाँ, लेकिन व्हाइट शर्ट है तो ये तो कन्फर्म है कि व्हाइट है, सबकी राय एक जैसी होगी, जो भी देखेंगे हाँ ये व्हाइट शर्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्हाइट शर्ट थी सबकी राय एक जैसी आ रही है, यानी पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन वेरी नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है कि ऐसी वस्तु सुपरिभाषित वस्तु होगी। तो अब कलेक्शन की बात करते हैं। तो कलेक्शन का मतलब क्या है कि ऐसा समूह जिस पर लोगों की राय एक जैसी हो तो सेट होगा। अगर राय एक जैसी नहीं है तो समूह तो होगा लेकिन सेट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा मान लीजिए खतरनाक जानवरों का समूह। आप देख पा रहे होंगे मैंने लिखा है खतरनाक जानवरों का समूह। तो खतरनाक भाई ये कोई डिफाइन नहीं हो रहा। क्यों डिफाइन नहीं हो रहा? कि अगर इस वाक्य को देखें, इस वाक्य के अनुसार अगर हम अपना सोच विचार करें तो हर व्यक्ति की राय इस पर बदलेगी। क्योंकि मान लीजिए मुझे हाथी से डर लगता है तो मैं खतरनाक जानवर हाथी बोलूंगा, शेर से डर लगता है तो शेर बोलूंगा, किसी को कुत्ते से ही बहुत डर लगता है तो कुत्ता उसके लिए खतरनाक जानवर हो गया। तो यहाँ सबकी राय अलग अलग हो रही है कि ये निश्चित नहीं हुआ कि मतलब कौन सा खतरनाक जानवर है, सबकी राय बदल रही है। इसका मतलब ये जो कलेक्शन निकल के आया, ये कलेक्शन जो मैंने लिखा हुआ है, ये आपका सेट नहीं होगा, ये समुच्चय नहीं है, सेट नहीं है, ये सेट नहीं होगा। ऐसे ही और लेते हैं, जैसे मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, संग्रह या समूह, संग्रह या समूह है ना। अंग्रेजी वर्णमाला के समूह सबको पता है, सब जानते हैं, प्रत्येक बच्चा जानता है A E I O U, इनके अलावा कोई और नहीं होता, इनके अलावा कोई और नहीं होता। तो ये क्या है?
ये 5 स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो ये समूह जो होगा ये समुच्चय बनाएगा, है ना। तो ऐसे और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा मान लीजिए 1 से 10 तक के बीच में आने वाली सम संख्याओं का समूह या विषम संख्याओं का समूह, है ना। मैं ऐसे भी हम कह सकते हैं, मान लीजिए कि संतरों का समूह, संतरे आज मौसम उस तरीके का आ गया है कि मार्केट में संतरे अवेलेबल हैं, मिल भी रहे हैं, तो संतरों का समूह, संतरों का ढेर, है ना। ये सारे के सारे समूह जो है ना वो एक समुच्चय निरूपित करते हैं। तो मैं समझता हूँ आप समुच्चय को बड़े अच्छे से समझ गए होंगे कि समुच्चय होता क्या है। मैं बस फिर रिपीट किए दे रहा हूँ एक बार कि सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ऐसा समूह, ऐसा संग्रह जिस पर लोगों की राय एक जैसी रहे या एक जैसी हो, तो ऐसे समूह को हम समुच्चय कहेंगे। और जब राय बदल जाए तो हम ऐसे समूह को समुच्चय नहीं कहेंगे। तो ये आप मैं समझता हूं कि सेट थ्योरी का मतलब ये जो मतलब पहला पॉइंट जो है सेट की डेफिनेशन, सेट का मतलब परिभाषा, इसे आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं इसी क्रम से चलूंगा, एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा, क्रम से चलूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है, इसको कॉपी पेन लेके बैठना है, इसको नोट करते जाना है। बेसिक चीजें हैं और बहुत अच्छी चीज है, इंटरेस्ट यहीं से डेवलप होगा इन चीजों से, क्योंकि मुख्य रूप से यही समस्या हमें आ जाती है कि समूह तो मालूम है लेकिन कौन सा समूह समुच्चय होगा नहीं होगा ये डिसाइड कर पाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत मुख्य बात है जिसको मतलब मैंने आपको बताया, आप अच्छे से समझे भी होंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है समुच्चय का निरूपण। समुच्चय है निरूपण, या सेट को डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं वो समझ लीजिए पहले, उसके बाद डिटेल बताते हैं इसका। सेट का निरूपण इसमें क्या है कि जैसे समूह है कोई, यहाँ समूह को डिनोट करने के लिए मतलब सिंबल कुछ यूज किए जाएंगे। क्या, जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय है, उसको लिखना है तो उसको नाम भी देना पड़ेगा, है ना। तो अंग्रेजी मतलब समूह का या समुच्चय को जब निरूपित करेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर ABC, है ना, XYZ किसी से भी, ध्यान है कैपिटल लेटर से, है ना। और समुच्चय के एलिमेंट यानी कि सदस्य, अवयव, जो कहने का मतलब जो समूह में आ रहे होते हैं, जो समूह में मौजूद होते हैं, है ना, वे सदस्य, उन्हें तत्व बोले, एलिमेंट बोले, अवयव बोले, है ना, उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के, चलिए मैं लिख देता हूं, समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव, इन्हें समुच्चय के अवयवों को कैसे लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर, स्मॉल a B C डॉट डॉट डॉट, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, कुछ भी ऐसे करके, है ना। ये अब समूह का सदस्य होना, तो ये ध्यान रखना होगा मैं कि कोई भी सदस्य समूह का हिस्सा है या नहीं। तो ये डेफिनेशन जो बताई थी उसी आधार पे हम डिसाइड कर देते हैं कि ये जो सदस्य है इस समूह का है, क्योंकि वो उसमें मतलब उसकी मतलब कहने का मतलब ये है कि जो समूह बनाया हुआ है, जिस बेसिस पे बना हुआ सेट है, वे सारी चीजें वो फुलफिल करता हो, है ना। तो हम उसे ऐसे बोलेंगे कि ये सेट का हिस्सा है, मतलब सेट का सदस्य, सेट का तत्व है। तो ये आप समझ गए होंगे कि सेट को निरूपण कैसे करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर ABC XYZ इस तरीके से, और समुच्चय के एलिमेंट ABC इस तरीके से, है ना। अब बात आती है कि जब हम इन्हें लिखते हैं, चलिए सेट के निरूपण में ही देखते हैं। सेट का निरूपण दो तरीके से करते हैं, सेट का निरूपण दो तरीके से करते हैं। दो तरीके से कैसे, पहला है आपका रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या इसी को पढ़ते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, यानी कि इसको या तो हम कहें साड़ियल रूप, साड़ियल विधि, तालिका रूप या तालिका विधि, है ना। हिंदी में अगर लिखना चाहें तो लिख देते हैं, हम हिंदी में भी लिख देते हैं इसको तालिका विधि, तालिका विधि।
दूसरा होता है, साइड से लिख देता हूं उसको भी मैं, यहाँ दूसरा यहां पे लिख देता हूं, है ना। दूसरा होता है आपका समुच्चय, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा होता है सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको पढ़ते हैं समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। समझिए क्या होता है, दोनों में, दोनों को एक साथ लिखा है मैंने, इसको अच्छे से आपको समझा सकूं, आप भी अच्छे से समझ सकें इसको। देखिए जरा, रोस्टर फॉर्म यानी टेबुलर फॉर्म। देखिए जब भी हम समूह को लिखते हैं, समूह को मतलब समूह के सदस्यों को लिखते हैं, तो लिखते समय हम क्या करते हैं, जब अवयवों को लिखते हैं तो अवयवों को लिखते समय एक मंझले कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। समूह के सदस्यों को लिखते समय एक सेट लिखते हैं, तो सेट में क्या होता है कि सदस्यों को जब लिखते हैं ना, तो उन्हें एक मंझले कोष्ठक में लिखते हैं, और आने वाले एलिमेंट, रखने वाले एलिमेंट को हम मतलब अल्प विराम यानी अर्ध विराम यानी कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। जैसे मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला का अभी लिया था ना, है ना, तो मैंने एक सेट लिया ए, इसको लिख दिया मैंने ए ई आई ओ यू। मैंने क्या कहा था, किसी भी समूह के अवयवों को लिखते समय कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। कर्ली ब्रैकेट के साथ उसमें आने वाले सदस्यों, आने वाले एलिमेंट्स, आने वाले अवयवों को हम कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, यानी अलग अलग कर देते हैं, है ना, अलग अलग कर देते हैं। तो ये एक सेट को निरूपित करता है। और कैसी फॉर्म है ये, रोस्टर फॉर्म, या इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, तालिका रूप में, यानी सजा के लिख देते हैं तालिका रूप में। दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। अभी और लिखता हूं, जैसे मैंने कहा एक सेट और लिया, मैंने कहा 1 से 10 तक आने वाली 1 से लेकर के 10 तक आने वाले सभी एलिमेंट्स यानी सभी संख्याओं का समुच्चय, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लिख दिया मैंने, है ना। ये जो है ना, ये धन पूर्णांकों का समूह है, धन पूर्णांक भी बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। अब इसी को यहां पर समुच्चय निर्माण की अब बात आती है कि समुच्चय निर्माण की जरूरत पड़ी, जब हम सेट को ऐसे लिख ही सकते हैं, तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, इसलिए इसको जरूरत पड़ गई, इसकी मतलब सेट को इस तरीके से लिखने के लिए इसलिए जरूरत पड़ गई, क्योंकि जब सीमित लोग हैं, यानी कि जो हम कहें ऐसा समूह जिसमें हम काउंट कर सकते हैं ना आसानी से, है ना, किसी बात को हमें रखना है कुछ लोगों के बीच में, तो हम आसानी से रख सकते हैं, है ना। जब हमें ज्यादा लोगों को लेना है, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे लिख पाना बड़ा मुश्किल होगा ना, है ना। तो हम क्या करते हैं, उसको एक समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं, उसको लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं, कि उसमें एक एलिमेंट लेते हैं x, उसको लिखने के बाद हम जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को उसमें लिख देते हैं। जैसे देखिए, जैसे पहला वाला ये है ना, ए मैंने इधर लिया, देखिए कैसे, पहले थोड़ा सा समझिए, एक ये वाला चिन्ह, ये वाला ये वाला ये, इसको पढ़ते हैं सच दैट। क्या पढ़ते हैं, सच दैट। इसका अर्थ हम निकाल सकते हैं ऐसा है कि, है ना, इस प्रकार है कि। तो मैंने क्या लिखा, समझिए, एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है, एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ये क्या थे, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर थे। तो मैंने एक एलिमेंट लिया x, सच दैट x ऐसा है कि x क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है ना। तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। दूसरा, जैसे इसको लिखते हैं b, जैसे मैंने इसको लिखा, यहां पे ले लेते हैं, ये x सच दैट, 1 से 10 तक आने वाले धन पूर्णांक, है ना। तो x क्या है, x है पॉजिटिव नेचुरल नंबर, है ना, यहां लिखते हैं x क्या है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, या पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर।
इंटीजर। इधर नहीं आ पा रहा है ना, थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं एस सच दैट एक्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ये इस तरीके से हमने लिख दिया है ना। तो ये क्या है कि इनमें जो प्रॉपर्टी है, ये क्या प्रॉपर्टी है कि ये स्वर है, ये प्रॉपर्टी क्या है कि 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर है या धन पूर्णांक है ना, पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने इन दोनों को यहाँ समुच्चय निर्माण रूप में इस तरीके से आपको लिख के दिखाया है ना। सम संख्याओं के लिए भी लिख सकते हैं है ना। और मान लीजिए हम और भी तरीके हैं लिखने के, जैसे मैंने कहा सम संख्याओं के लिए लिख सकते हैं, ये आपको बता ही दिया मैंने। चलिए ऐसे चलिए छोड़िए, मतलब आगे देखते हैं। अब आपके एग्जाम्पल इतने हो गए, काफी और भी देखना है इसमें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं है ना, काटना। चलिए आगे देखते हो। कुछ टर्म्स ऐसी हैं उनको समझिए है ना। जैसे मैंने कहा एक सेट लिया ए बराबर, मैंने लिया 1 2 3 4 5, 2 अक्षर हैं, मतलब 2 चिन्ह हैं, उनको ध्यान से समझें। एक है ये वाला, एक है ये वाला, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, यहां लिख देते हैं। इसको पढ़ते हैं क्या, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका क्या मतलब है बिलोंग्स टू का, और डज नॉट बिलोंग्स टू का क्या मतलब है, यहां अच्छे से समझिए। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट किसी समुच्चय में यानी कि समूह में उपस्थित है या नहीं, है ना, ये दर्शाता है। ये वाला चिन्ह दर्शाएगा उपस्थित है यानी मौजूद है, ये वाला चिन्ह दर्शाएगा मौजूद नहीं है ना। कैसे, देखिए देखिए एक और ले लेते हैं सेट बी बराबर, जैसे मैंने ले लिया मान लीजिए ए ई आई ओ यू। देखिए जैसे मैंने कहा टू बिलोंग्स टू ए, ये समुच्चय है। इस समुच्चय का नाम क्या है, ए। एलिमेंट, इसमें आने वाले अवयव तत्व सदस्य ये वाले है ना। तो 2 इसमें है कि नहीं है, मौजूद है, इसलिए 2 इसका एलिमेंट होगा। मैंने कहा 3 भी इसका एलिमेंट है। लेकिन मैंने कहा 7 क्या इसका एलिमेंट है, नहीं है, तो इसको काट देंगे। मैंने कहा 0 क्या इसका एलिमेंट है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना। इसको इस तरीके से नीचे देख सकते हैं। जैसे यहां पे मैंने कहा E बिलोंग्स टू बी, मैंने कहा O बिलोंग्स टू बी, है ना। मैंने कहा C डज नॉट बिलोंग्स टू बी, है ना। मैंने कहा मान लीजिए D डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ये छोटी सी चीज थी, मतलब इसको समझना बहुत जरूरी, इसका प्रयोग भी बहुत होता है बिलोंग्स टू का, है ना। ये जब कैलकुलस पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रयोग में आता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि किसी भी समुच्चय को कर्ली ब्रैकेट के अंदर अवयवों को लिख करके कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। उसके लिए मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म दोनों बता दी। एलिमेंट समुच्चय में है या नहीं है ये भी बता दिया। तो ये आपको जिस क्रम में आप पढ़ते चले आ रहे हैं इसी क्रम में आप अपनी कॉपी पर नोट्स बनाएं, लिखें बेहतर तरीके से, और मेरे मुंह से निकले हुए शब्दों पर ध्यान दें। ध्यान ऐसे देना है क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं तो मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा, लेकिन वो मतलब आप सुन करके आप लिख सकते हैं। आपको मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं मतलब महसूस करोगे उन शब्दों को, इसलिए आप उन्हें लिखते जाएं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका इसी क्रम में हाँ 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट है आपका, समझिए, देखिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट यानी कि समुच्चय को जब लिखते हैं ना तो वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यानी अलग अलग वस्तु होनी चाहिए। वस्तु कैसी होनी चाहिए, अलग अलग, है ना। डेफिनेशन को सरल बना दिया है,
वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। लेकिन जब सेट को हम लिखते हैं तो वस्तु उसमें अलग अलग होनी चाहिए। अलग अलग का मतलब ये है कि रिपीट नहीं होना चाहिए कोई एलिमेंट। समुच्चय लिखते समय इसके बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ये मुख्य पॉइंट है, तो इसको समझिए जरा। जैसे मैंने कहा ए, समुच्चय लिखा मैंने, रिपीट नहीं होना है। मैंने फिर कह रहा हूं एलिमेंट रिपीट नहीं होना है। जैसे मैंने लिखा 1 2 1 1 2 3, ऐसे लिखें, है ना। चाहे इसी को हम ऐसे लिखें 1 2 3, इसका मतलब यही होगा। कोई भी एलिमेंट एक बार ही लिखा जाएगा। समुच्चय में आने वाले एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग कैसे? 1 2 3, रिपीट कोई एलिमेंट नहीं है, रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई भी सेट लिखें, जैसे मैंने फिर लिखा, एक और सेट ले लिया मैंने, ए बराबर बी बराबर, एक सेट और लेते हैं। मैंने कहा ए बी सी ए बी, है ना। रिपीट करना है लेकिन नहीं, लिखना हमें क्या है? ए बी सी। इस बात का ध्यान रखेंगे कि सेट लिखते समय एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट लेते हैं कि सेट को हम किसी भी ऑर्डर में लिखें। सेट मतलब सेट में आने वाले एलिमेंट के का कोई मतलब ऑर्डर फिक्स नहीं है, किसी ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ पे देखो, मैं कॉन्सेप्ट रिलेट कर रहा हूँ, चीजों को समझें। तो आपने देखा होगा समूह, समूह देखा होगा, तो लोग जब समूह में बैठे होते हैं तो क्या फिक्स रहता है कि ये बंदा इसी स्थान पर बैठेगा? ये तो कोई जरूरी नहीं है। बैठने को बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने बैठा दिया तो वो बैठे। जैसे विद्यालय में बच्चे बैठते हैं, सीट पर बैठते हैं, या मान लीजिए सुबह प्रेयर में लाइन लगवाते हैं तो कहते हैं ना, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से लेके जाते हैं, है ना, ऑर्डर से बनाते हैं, है ना। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। सेट में, संगठन में, यानी कोई समूह बनाते हैं, उसमें ये जरूरी नहीं है कि ऑर्डर मेंशन हो, कि इसमें ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर की कोई बात नहीं होती। जैसे मान लीजिए थोड़ा गांव की तरफ लेके चलता हूँ आपको। जैसे चरावा लोग होते हैं, मतलब बकरियों को चराते हैं ना, खेत में गायों को चराते हैं, भैंस गाय वगैरह को। तो आपने देखा होगा कि अगर कोई बाउंड्रीज, अभी और आऊँगा मैं ऐसी चीज़ों को बताने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी खेत में कुछ बकरियां चल रही हैं, मतलब घास खा रही हैं। तो जब वो चल रही होती है तो ये फिक्स नहीं है कि ये बकरी यहाँ रहेगी, वो कहीं भी जा सकती है। और गांव में देखा भी हो, किसी पेड़ से बांध दिया और बांधने के बाद उन्होंने रस्सी बांध दी और अपना घूम रही है, जहां जहां तक रस्सी जा रही है तो अपना उतनी जगह की घास को खा लेती है, घास को चर लेती है, वो खा लेती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वहां ऑर्डर फिक्स नहीं है, मतलब कौन कहाँ रहेगा, ऐसा नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर सेट में क्या है, ए बी सी मैंने लिया, है ना। तो ये फिक्स नहीं है, मतलब ये ले रहा हूँ नीचे, ये फिक्स नहीं है कि ये ऐसे ही रहेगा। जैसे मैंने लिया सेट ए, तो इसको हम क्या, मैंने लिखा ए बी सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी ए, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी ए बी। इस तरीके से इसका भी हमें ध्यान रखना है। दो मुख्य बिंदु इसमें ध्यान रखने हैं कि सेट को लिखते समय एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तत्व को मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी तत्व। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ऑर्डर का इसमें कोई मैटर नहीं है कि आप किसी भी क्रम में लिखें, लेकिन हाँ एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये आप इतनी सारी चीजें समझ गए कि ये आपकी मतलब ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि मतलब सेट की डेफिनेशन, सेट क्या है, कलेक्शन मतलब कोई भी समूह कब सेट होता है ना। उसके बाद सेट का नोटेशन, सेट का निरूपण, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ये भी जान गए आप। और सेट में एलिमेंट है या नहीं है, उसके लिए कौन सा सिंबल प्रयोग करते हैं वो भी जान गए। और इसका ये दो मुख्य पॉइंट है कि सेट में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए एलिमेंट का, और सेट का ऑर्डर मतलब ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, आप किसी भी क्रम में लिखें। तो इस तरीके से आपका सेट का ये मतलब जितना मैंने आपको पढ़ाया वो कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कुछ नई चीज, नहीं क्या, उसका बहुत प्रयोग भी होता है ना। प्रयोग मान लीजिए, देखिए लिखता हूं मैं, आता है इंटरवल। इंटरवल अंतराल, ये भी एक तरीके का सेट ही है, लेकिन अभी इसको सेट कह पाना मुश्किल है क्योंकि मैंने इतना आगे तक आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन इसको पढ़ना ही बहुत जरूरी है। इसका प्रयोग भी बहुत है। क्यों? जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला टॉपिक आता है। फंक्शन पढ़ते समय रेंज डोमेन निकालते हैं,
वहाँ जब इसका सॉल्यूशन निकाल के लिखते हैं तो अंतराल के ही फॉर्म में लिखा था, अंतराल के रूप में ही लिखा था, तो वो भी एक सेट के रूप में ही आता है। ये अंतराल कहाँ, एक संख्या रेखा लेते हैं, संख्या रेखा पर इसका रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इसका, संख्या रेखा पर। तो चलिए देखिए, देखते हैं इसको इंटरवल क्या होता है। इंटरवल से पहले कुछ चीजें और समझ लो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। वो देखते हैं जरा कुछ महत्वपूर्ण सेट, ऐसे सेट जिनको मतलब हायर मैथमेटिक्स में जरूरत भी पड़ेगी, अभी से सीखना भी जरूरी है ना। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बंधु हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। 12th लेवल पर खैर इसका इतना कुछ चीज़ें पता हो ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन अगर हमें पहले से पता है तो अच्छी बात है। क्या, कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय संख्याओं बेस्ड होते हैं, तो जरा समझिए कैसा। जैसे मैंने पहला लिया सी, सी क्या होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। क्योंकि सबसे बड़ी फैमिली यही है संख्याओं की, जितनी हम संख्या पढ़ते हैं सबसे बड़ी फैमिली जो आती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आती है। तो देखिए, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याओं का समूह, सम्मिश्र संख्याओं, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। दूसरा अंतराल इसके बाद बताऊंगा ना। दूसरा क्या होता है आपका, आर, इसको पढ़ते हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आगे तीसरा आर प्लस, सिंबल देखते जाइए आप और नोट भी करते जाइए। आर प्लस क्या होता है, यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आगे 4 नंबर, आर माइनस, ये होता है ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। फिर आगे आर नॉट, आर नॉट का क्या मतलब होता है, आर नॉट का मतलब होता है यहां पर जीरो को छोड़कर, शून्य को छोड़कर, यानी कि हम बोल सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, है ना, और रियल नंबर, है ना। क्या लिखेंगे, शून्य को छोड़कर सभी, यार गड़बड़ कर गया, थोड़ा नीचे लिखते हैं ना। 5 आर नॉट, शून्य को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अगर आप कमेंट में कहेंगे कि सर इनको डिफाइन करिए बाकायदा सेट के रूप में, तो मैं अलग से वीडियो बना के उसमें कर दूंगा, लेकिन इसमें नहीं, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये हमें इसी रूप में एक कथन के रूप में आप इसको समझिए, है ना। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं ना उनको मैं समझा दूंगा बड़ा अच्छे से, है ना। चलिए आप इसे नोट कर सकते हैं इसको। आगे देखिए, अगला आता है, छठवां आता है, क्रम से चल रहे हैं ना। पहले मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, फिर रियल नंबर लिया, अब लेते हैं
कहने का मतलब क्या, परमे संख्या वाला, हाँ रेशनल वाला। तो छठवां आता है आपका क्यू। तो क्यू को लेंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर, है ना, तो परमे संख्याओं का समुच्चय, परमे संख्याओं का समुच्चय। आगे ये मतलब जब हायर मैथमेटिक्स के बच्चे पढ़ते हैं ना, जब मान लो 12th वाला बच्चा जब ग्रेजुएशन में जाएगा तो ग्रेजुएशन में टॉपिक आता है ग्रुप थ्योरी, मतलब जिसको मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ते हैं। ये भी मॉडर्न अलजेब्रा ही है, ये इसका बेसिक है ना। जब ये पढ़ के जाते हैं ना तो वहाँ हमें चीज़ें समझने में बड़ा आसानी होती है, दिक्कत नहीं होती। ये सारे सेट प्रयोग में भी आते हैं और यूज भी होते हैं, 12th लेवल पर भी होते हैं लेकिन थोड़े थोड़े होते हैं। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। चलिए अगला है 7 Q प्लस। तो Q प्लस का मतलब क्या है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर, है ना। तो इसको लिखेंगे धनात्मक परमेय संख्याओं का समुच्चय, परमेय संख्याओं का समुच्चय। अगला आता है आपका Q माइनस। Q माइनस 8। Q माइनस क्या होता है? ये होता है ऋणात्मक परमेय संख्याओं का समुच्चय, यानी कि नेगेटिव रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर, है ना। तो ऋणात्मक परमेय संख्याओं का समुच्चय। मैं समझता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में भी आ रही होंगी और शायद मुझे फील हो रहा है कि आपको अच्छा भी लग रहा होगा, है ना। थोड़ा सा और रह रहा है इसमें 9। अब आता है आपका Q नॉट, शून्य को छोड़कर सभी परमेय संख्याओं का समुच्चय, शून्य को छोड़कर सभी परमेय संख्याओं का समुच्चय। आगे चलिए ये आप नोट कर सकते हैं इनको सभी को। क्यू नोट तक हो गया। आगे आता है आपका इंटीजर। तो इंटीजर को हम या तो जेड से निरूपित करें या आई से निरूपित करें। तो इंटीजर क्या, पूर्णांक, है ना, सेट ऑफ इंटीजर। तो पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। अब आता आपका आई प्लस, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांकों या धन पूर्णांकों, धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। इसके बाद आता है आपका आई नेगेटिव, आई माइनस, है ना, आई नेगेटिव, यानी कि आता है नेगेटिव इंटीजर, है ना, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। फिर आता है आपका आई नॉट। आई नॉट का मतलब क्या, शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर Q0 शायद लिखा दिया मैंने, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों का समुच्चय।
सभी पूर्णांकों का समुच्चय। देखिए वैसे मुझे याद है शायद Q0 लिखा दिया, अगर ना भी लिखाया हो तो आप लिख लेना Q0, वहीं बीच में जहां Q माइनस Q प्लस लिखा है ना मैंने, वहीं पर नीचे लिख लेना Q0 यानी Q0। Q0 का मतलब क्या होता है, शून्य को छोड़कर सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय, है ना। I0 हो गया। I0 के बाद आपका आता है W, होल नंबर यानी सेट ऑफ होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। और लास्ट आपका आता है नेचुरल नंबर n, यानी कि प्राकृतिक सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। ये आपका यहां तक हो गया, ये मैंने को सेट बताया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब इससे आगे मैं अगले मतलब दिन जो लेक्चर लेके आऊंगा उसमें इससे आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, और ये चीजें आप रिवाइज कर लें, ठीक है ना, अच्छे से रिवाइज कर लें, तभी आगे और अच्छा समझ में आएगा। और अगर मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, बहुत इंटरेस्ट आया होगा, और जब आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट भी करें, मतलब सपोर्ट समझते ही हो ना, है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय दिया और इतना आपने पढ़ा और समझा इसको। थैंक यू।